देखिए, एक पुराने ज़माने की जो राजनीति है, उसको आज के ज़माने में करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो उससे आपको केवल नुकसान ही होगा। वक़्त बहुत बदल चुका है और उस वक़्त बदलते वक़्त को नेता लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की राजनीति में रचे-पगे और उसी ज़माने में प्रशिक्षित हुए, उस ज़माने की भाषा बोलने वाले नेताओं को अपने ऊपर काबू नहीं होता है। और वो सोचते हैं शायद कि वो जिन बातों से उन्हें पिछले ज़माने में राजनीतिक गोलबंदी करने में मदद मिलती थी, और तो वो आज भी उस तरह की मदद मिल सकती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और जगदानंद सिंह भी बहुत अनुभवी नेता हैं। ए राजा भी अनुभवी नेता हैं। मैं मान सकता हूँ कि जो उदयनिधि मारन है, उदयनिधि स्टालिन है, वो इतने अनुभवी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी मुझे एक तमिलनाडु के स्तर पे तो मुझे एक तरह की डिज़ाइन नज़र आती है। लेकिन बिहार में अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की बात कर रहा है, तब फिर वो डिज़ाइन की बजाय मुझे गफ़लत नज़र आती है उसके अंदर। अब तमिलनाडु में क्या डिज़ाइन है, इसके ऊपर गौर किया जाए। तमिलनाडु में एक ज़माना था जबकि द्रविड़ राजनीति बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद विरोध की भाषा बोलती थी और किसी भी किस्म के धर्म को ललकारती थी, किसी भी किस्म की पूजा-अर्चना का खंडन करती थी और एक तरह के नास्तिकवाद के आधार पे वो खड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला। लेकिन धीरे-धीरे वहाँ की परिस्थिति भी बदली। जयललिता तो एक इस तरह की नेता थी जो बहुत लोकप्रिय थी और अन्ना द्रमुक द्रविड़ राजनीति का एक दूसरा बड़ा जो स्तंभ है उसकी नेता थी। उनका वो मंदिर वगैरह सब जाती थी और उस तरह की जो द्रविड़ रैशनैलिटी थी उससे उनका कोई वास्ता था नहीं। द्रमुक के नेताओं में अभी वो वाली बात थी, वो उस बात को दोहराते रहते थे, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे करके वो भी 2 नावों में पैर रखकर चलने लगे। आज स्थिति ये है कि द्रमुक अ के अगर घोषणा पत्रों को अगर आप देखें, तो वो बुजुर्ग लोगों को तीर्थाटन कराने का भी वायदा करते हैं। भई एक तरफ आप तीर्थाटन कराने का वायदा करेंगे और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि सनातन धर्म को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो ये दोनों बातें तो आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन होता ये है कि जब सरकार हर हर तरह के वोट प्राप्त करने के लिए वो इस तरह की बात भी करते हैं और दूसरी तरह जो द्रविड़ राजनीति के अंदर जो एक कार्यकर्ता पंक्ति है, जो एक खास तरह की विचारधारा में दीक्षित है, जो कि सनातन धर्म विरोधी विचारधारा में दीक्षित है। देवी देवताओं के खिलाफ पुराणपंथी जो रवैये होते हैं उसके खिलाफ बातचीत बातचीत करने की शिक्षा उसको दी गई है। उसको भी कुछ न कुछ इन लोगों को संबोधित करते रहना होता है। तो वहाँ इस तरह की रेडिकल भाषा भी बोलनी पड़ती है और दूसरी तरफ सरकार में रहने के लिए, वोट पाने के लिए एक समझौता परस्त भाषा भी बोलनी पड़ती है। तो वहाँ तो ये डिज़ाइन साफ दिखाई पड़ रही है। हालाँकि वो डिज़ाइन आज के ज़माने में जबकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप उस डिज़ाइन की इस तरह सार्वजनिक अभिव्यक्तियाँ करेंगे, एक आध बार हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन बार-बार बिना सोचे-समझे लगातार उस बात को उसी तरीके से कहते रहेंगे, तो उससे तो कुल मिलाकर बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि वो उनके मुकाबले कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक अलग तरह का संगठन था। अपने शिखर के दिनों में भी अलग तरह का संगठन था। वो धर्म का इस्तेमाल कुछ दूसरे ही तरीके से करते थे। वो भी करते थे धर्म का इस्तेमाल, लेकिन इस तरह से नहीं करते थे कि धर्म जो है उनकी केंद्रीय अभिव्यक्ति बन जाए और उसी पे आधारित होके वो गोलबंदी करें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले है और वो दक्षिण भारत में अपना घुसपैठ भी करना चाहती है अपनी। अभी तक दक्षिण भारत में भाजपा की केवल कर्नाटक के लिंगायत समुदाय को छोड़कर कहीं कोई बहुत मजबूत घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे बहुत से समुदाय हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सनातनी धर्म विधियों में, पूजा पद्धतियों में, वेद पुराणों में, देवी देवताओं में, मंदिर जाने में, तीर्थाटन करने में बहुत ज्यादा यकीन है। जिन चीजों को वो रैशनल, सेकुलर और गैर धार्मिक, ये जो इनकी संख्या बहुत कम है। ये केवल पार्टी के कैडर में इस तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे और कुछ एक विचारधारात्मक इलाके जो हैं उनमें ज्यादा मिलेंगे। आम लोग तो इसी तरीके के हैं वहां पर। यहाँ तक कि पूजा अर्चना जो है, कर्मकांड जो है, उसका जोर तो उत्तर भारत से भी ज्यादा दक्षिण भारत में है। अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम बराबर तो है ही, कोई कम तो है नहीं वहां पर। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर बुद्धिवाद की बहार आई हुई है। तो ये एक ऐसी स्थिति है। अच्छा, अब समस्या ये है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रही है। ये प्रवृत्ति उत्तर भारत में भी दलित आंदोलन के जरिए
और जो ओबीसी जातियों का समाजवादियों और वामपंथियों ने जो राजनीतिकरण किया, उसके जरिए उत्तर भारत में भी ये प्रवृत्ति आई और उत्तर भारत में भी ब्राह्मणवाद विरोध की भाषा का खूब जमकर 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में लगातार इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी तो कहती थी अपनी पार्टियों में कि ब्राह्मण ठाकुर बनिए जो है वो हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं, क्योंकि हमें उनके वोट नहीं चाहिए। और भी ज्यादा कड़ी और भाषा करती थी, गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इन पार्टियों को लगा कि ये सब करने से ये अपने आप को राजनीतिक रूप से जीवित तो रख सकते हैं, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकते, तो इन सब पार्टियों ने अपना जो ये रेटरिक था, अपनी ये जो ब्राह्मणवाद विरोधी लफाजी थी, इसको इन्होंने कम करना शुरू किया और बाकायदा विचारधारा के स्तर पर एक आधिकारिक संशोधन किया। बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन थीसिस की है, सर्वजन थीसिस अपनाई। फिर वो कहना, फिर नारा, वो उनकी तरफ से नारा दिया जाने लगा कि गांधी ने हाथी नहीं गणेश है, और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, इस प्रकार के नारे भी उनकी तरफ से लगे। फिर जो वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, उन 3 वर्णों का समर्थन पाने के लिए उनके साथ मित्रता सम्मेलन शुरू हुए। बहुजन समाज पार्टी ने तो काम बाद में किया। मुलायम सिंह ने 1993 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से जब उनका गठजोड़ टूट गया था, उसके बाद अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए इस तरह के बहुत से सम्मेलन किए थे। फिर बाद में मायावती ने तो और भी आगे बढ़ के इसको किया, उसका फायदा भी उन्हें 2007 के चुनाव में लगा। तो देखिए, इन सब लोगों को पता चल गया था कि इस प्रकार की बातें करने से वो कुल मिलाकर राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि फिर तब तक भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में इनके सामने मौजूद नहीं थी। अब भाजपा उनके सामने आ गई है और हिंदू धर्म की और इन तमाम चीजों की ठेकेदारी भाजपा ने प्राप्त कर ली है। हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी है। अब इन लोगों के सामने दुविधा पैदा होती है। अब जैसे ही वहां पर बातें हुई, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही बातें कर रहे थे। देखिए, उदयनिधि स्टालिन की इन बातों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह पिछड़े वर्गों को एकजुट करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे थे, बिना ये समझे हुए कि आज की राजनीति इस तरह से पिछड़े वर्गों का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकती। दूसरा एक और आप पक्ष देखिए कि एक जमाने में स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज के लोग, आर्य समाज सनातन धर्म का विरोध करके ही उसने अपनी जगह बनाई थी। और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सनातन धर्म के समूल नाश की घोषणा करते हैं, कामना करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। लेकिन आज वो परिस्थिति भी बदल चुकी है। सनातनी और आर्य समाजी जो पूरी 19वीं सदी में एक दूसरे से टकराते रहे और 20वीं सदी के शुरुआती हिस्से में एक दूसरे से टकराते रहे, आज सब एक मंच पर खड़े हुए। आज उन दोनों में हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर गहरी एकता है। तमाम आर्य समाजियों का ज्यादा बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, दूसरी पार्टियों का भी समर्थक है। पंजाब के हिंदुओं में आर्य समाज का बड़ा प्रचलन है, हरियाणा में आर्य समाज का विस्तार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्य समाज का विस्तार है। और भारतीय जनता पार्टी को इन इलाकों में जो हमदर्दी मिलती है और जो पॉलिटिकल परचेज मिलती है भारतीय जनता पार्टी को इन इलाकों में, वो सब आर्य समाज की वजह से प्राप्त होती है। अच्छा, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसमें कोई शक नहीं है, वो आर्य समाज का खुल के समर्थन नहीं करता। वो कहते हैं कि सनातन परंपरा जो है, सनातन धर्म है, बार बार उनके यहाँ प्रस्ताव इस तरह के पास हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रतिनिधि सभा है उसने बार बार इस तरह के प्रस्ताव पास किए हैं कि सनातन धर्म का ही हमें, सनातन धर्म के संस्कार जो है वही हमारे संस्कार हैं और हमें इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आर्य समाजियों के साथ में उनका गहरा नाता है। अब आप जैन समाज में आइए, जो वैसे अगर पूछा जाए तो वो लोग कहेंगे हम सनातनी नहीं है, लेकिन जैनियों का भी बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बौद्ध समाज के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बौद्ध समाज ज्यादातर गरीब तबकों में ज्यादा है और जैन समाज तो अच्छे व्यापारी समृद्ध तबके में। तो ये है सामाजिक और राजनीतिक नजारा। इस मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक नजारे में, जो कि पिछले 20 साल से तकरीबन इसी तरह का है, या शायद उससे भी ज्यादा 25 साल से इस तरह का है, उसके अंदर अगर आप 60 के दशक की, 70 के दशक की, 80 के दशक की राजनीति और उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। दूसरे, ये जो INDIA गठबंधन है,
इसको समझना चाहिए कि भारत में राजनीति का जो मैदान है वो बड़ा समतल नहीं है, ये ऊंचा नीचा है। इसमें जगह जगह विस्फोटक लगे हुए हैं, सुरंगें लगी हुई हैं। अगर आपका पैर गलत जगह पड़ जाएगा तो आप उड़ जाएंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सतर्क होकर आपको उस मैदान में चलना पड़ेगा ताकि आप विस्फोटकों से बचते बचते भी रहें और आगे भी बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, अचानक भारतीय जनता पार्टी में कोई संसद सदस्य या कोई साधु संत खड़ा हो जाता है और गोडसे का गुणगान करने लगता है, गांधी जी को गरियाने लगता है, यहाँ तक कि गांधी जी की मूर्ति बनाकर उसके ऊपर गोली चलाने का प्रदर्शन भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को उससे परेशानी होती है और फिर वो कहती है कि ये उनके निजी विचार हैं, हम ये हमारी पार्टी का जो है वो आधिकारिक वक्तव्य नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं। और लेकिन ये लगातार घटना होती ही रहती है। गॉडसेवादियों का भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कोना है और उस कोने में वो बीच बीच में बहुत बुलंद स्वर में और बहुत ही पूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो ये एक सब पार्टियों में समस्या होती है, लेकिन ये समस्या गैर भाजपा शक्तियों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो धीरे धीरे उस सबको अनुशासित कर लिया है। अभी भी उन्हें उलझन और दिक्कत होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। अब जैसे कि एक जमाने में गोरक्षक जो तमाम लिंचिंग और हत्याएं वगैरह कर रहे थे, तो वो उसमें प्रधानमंत्री को भी एक वक्तव्य देना पड़ा था कि ये सब अपराधी किस्म के लोग हैं, दिन में अपराध करते हैं और रात में गोरक्षा का बाना पहन लेते हैं। तो इस प्रकार की बातें करके धीरे धीरे उन्होंने बिना उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई किए हुए उनको अनुशासित करने की कोशिश की थी। अब इन लोगों को भी इस एक खास तरह की युक्ति और चतुराई का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जो पुरानी विरासत है राजनीति की, जो आज निष्प्रभावी हो चुकी है। देखिए, मुलायम सिंह ने ये छोड़ दिया था। मुलायम सिंह ने इस तरह एक एंटी ब्राह्मण लैंग्वेज बोलना छोड़ दिया था, भाषा बोलना छोड़ दिया था। ये वो अपने आप को हनुमान भक्त के तौर पर पेश करने लगे थे। लालू यादव ने भी कमोवेश इस भाषा से कुछ किनारा किया था, हालांकि मुलायम सिंह की तरह वो उस भाषा से दूर नहीं हुए थे। तो सभी दलित और पिछड़े नेताओं को जिन्हें सत्ता की तलाश है, उन्हें अपने भीतर संशोधन करना पड़ा है। लेकिन अगर अभी भी पुरानी अंबेडकरवादी भाषा में या पुराने लोहियावादी भाषा में या इस प्रकार की भाषा में आप इस प्रकार की बातें करेंगे, तो उससे आपका राजनीतिक नुकसान होना बिल्कुल तय है। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले किस तरह बात करते हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा है? मोहन भागवत ने कहा है कि हमने 2000 साल तक इन लोगों को बहुत सताया और इनकी खराब हालत थी, पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे थे, ये हमारी वजह से था। अब 200 साल तक अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि धर्म ठीक है, धर्म के अंदर जो कुरीतियां वगैरह आ गई थी, इनके सुधार के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अब अगर ये कहेंगे आप कि धर्म ही बेकार है, धर्म को बम से उड़ा देना चाहिए, या वो कीड़े मकोड़ों से तुलना करेंगे या बीमारियों से तुलना करेंगे, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी और वो उसी दिक्कत का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी तक INDIA वालों ने एक इस तरह की भाषा ईजाद नहीं की है कि वो इस तरह की समस्याओं से बच के निकल सके। उन्हें इस तरह की भाषा ईजाद करनी होगी। उन्हें जल्दी से जल्दी अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना होगा ताकि वो कह सकें कि हमारी एकता न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर है। बाकी और कोई क्या कहता है करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उनकी पार्टी के विचार हैं, उनके प्रदेश में है, उनकी समस्या है, वो देखें बुझाना। एक चीज़ ये भी आती है इसमें कि कई लोग ये मानते हैं कि चूंकि विचारधारात्मक मुद्दे जो हैं, जैसे कि आजकल द्रविड़ मुड़े के कस्टम के लोग बोल रहे हैं या जगदानंद सिंह ने जो बोला, उससे दूर हट गए, इसीलिए हमारी स्थिति कमजोर हुई। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि बातें अगर सीधे तरीके से भी कही जाए, तो भाजपा और संघ परिवार का इतना ज़्यादा मीडिया पर नियंत्रण है, तो खींच तान कर उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह भी स्थिति है? देखिए, वो तो ये करेंगे ही, उनके पास सत्ता है। उन्होंने एक मीडिया का एक मेरे ख्याल से 80% 90% हिस्सा उनके साथ है। उनकी हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। उनकी तरफ से जो लाइन मिलती है, उस लाइन के आधार पर बहसें आयोजित की जाती हैं, पूरे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये तो वो करेंगे ही। ये किसको कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है। दूसरे जो आपके विचारधारात्मक मुद्दे हैं, उनको आप ऐसी भाषा में भी तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो कोई ऐसी भाषा नहीं है जिससे कोई विचारधारात्मक मुद्दे हल होते हो। देखिए,
जो रैशनलिज्म है, खासतौर से पश्चिमी किस्म का नास्तिकवाद, भारतीय परंपरा की देन नहीं है। भारतीय परंपरा में तो जो वेद विरोधी होता है उसी को नास्तिक कहा जाता है। क्योंकि बौद्ध और जैन और इस तरह की दूसरी जो चारवाक और दूसरी परंपराएं थी, चूंकि वे वेदों की श्रेष्ठता के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उनको नास्तिक परंपरा में डाला गया। ये ईश्वर विरोधी होना नास्तिक, भारतीय नास्तिकता नहीं है, ये पश्चिम से आई है। इसमें ईसाइयत का एक ईश्वर होता है और उसके विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। ये उस परंपरा से प्रभावित लोग हैं। और तो ये खास तौर से जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ राजनीति है, जिसके शीर्ष पे इसके केंद्र में रामास्वामी नायकर पेरियार थे, ये उनकी देन है। जो कुछ दूसरे महाराष्ट्र के समाज सुधार आंदोलनों पर भी इसका असर रहा है, लेकिन इस तरह इस हद तक उसका असर नहीं रहा है। फुले ने भी बहुत सारी माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया था, अपने पक्ष में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो भी मिथकों का अपने पक्ष में इस्तेमाल करते थे। ये द्रविड़ रवैया उससे भिन्न रहा है। इस द्रविड़ रवैये से मिलता जुलता बहुत सा रवैया आपको ओबीसी राजनीति में और दलित राजनीति में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां भी जो लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं, इसलिए आगे बढ़ पाए हैं कि उन्होंने इस रवैये का शमन किया है, इस रवैये को उन्होंने छोड़ा है। इस रवैये के साथ चिपके रहते तो शायद राजनीति में उनकी इतनी बहबूदी नहीं हो पाती। अब अचानक इन लोगों को जोश आ गया है, पुराने किस्म की बातें करने लगे हैं। अभी 10 साल पहले तो इस तरह की बातें नहीं करते थे, अभी इस तरह की बातें करने लगे हैं और उस समय ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि इनका विपक्षी बदल गया है। पहले ये कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श को काफी हद तक बदल दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे जिन लोगों को अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, उन लोगों को भाजपा के एक दूसरी राह पे ले जाने में कामयाब होगी। तात्कालिक रूप से इसका नुकसान मध्य प्रदेश में ज्यादा हो सकता है, जहां पर कमलनाथ एक अलग तरह की राजनीति करके भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, जहां चुनाव भी हो रहे हैं वहां ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन जहां चुनाव होने वाले हैं वहां भी इसका नुकसान होगा। क्योंकि धीरे फिर क्या होता है कि लगातार इस तरह की जब बहस चलती है और जिसमें आप भी उत्साह के साथ मूर्खतापूर्ण अंदाज में भाग ले रहे हैं, आपको ध्यान होगा, जब आप सोचिए जरा इस बात को कि जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था दिल्ली में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि इस मसले के ऊपर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुलकर आए शाहीन बाग के पक्ष में। तो सेकुलर लोगों की भी पूरी कोशिश की कि ये लोग खुल के सामने आए। यानी सांप्रदायिक लोग भी चाहते थे और सेकुलर लोग भी ये चाहते थे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने न तो सांप्रदायिक लोगों की मानी, न सेकुलर लोगों की मानी, और वो अपनी रणनीति पे दृढ़ रहे और उन्होंने अच्छे तरीके से चुनाव जीत लिया। अगर वो इन लोगों के चक्कर में फंसते, यानी भाजपा की रणनीति में ट्रैप हो जाते या सेकुलर लोगों के आग्रह में ट्रैप हो जाते, तो हो सकता है चुनाव फिर भी जीत जाते, लेकिन उनकी सीटें काफी कम हो जाती। तो ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला है, कोई भी बुद्धिमान राजनेता इन सब बातों से सतर्क रहेगा और इस परिस्थिति के मुताबिक अपनी राजनीतिक भाषा का निर्माण करेगा और उसका इस्तेमाल करने का, उस मुहावरे का इस्तेमाल करेगा। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या ये एक ढलान वाला रास्ता भी हो सकता है? क्योंकि जैसे जब गुजरात में एक मुस्लिम महिला के बलात्कार के आरोपियों को गुजरात सरकार ने छोड़ा, तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खामोश रही। तो कुछ मसले तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आपका स्टैंड क्लियर हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया हो, ऐसा नहीं है बात है। वो ये पार्टी और नेता को अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक परिस्थितियों में और अपने माहौल से निपटने के लिए ये तय करना पड़ेगा कि वो किस बात का कितना समर्थन करें, कितना ना करें। अरविंद केजरीवाल क्या मुसलमान विरोधी नेता हैं? ये आम आदमी पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी है। उनको बड़े पैमाने पर मुसलमानों का समर्थन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, मैं ये मानता हूं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये पूरा जो एक सेकुलर आग्रह है कि आप एक जो सेकुलर माइनॉरिटेरियनिज्म है उस सेकुलर माइनॉरिटेरियनिज्म पे खड़े रहें और लगातार सेकुलरिज्म को केवल माइनॉरिटी राइट, अल्पसंख्यकों के अधिकार बचाने के ही कार्यक्रम में सीमित कर दें। ये एक समस्या है
ये विमर्श की समस्या है और व्यावहारिक राजनेता विमर्श के इस चक्कर में फंसने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए उसको। अगर वो फंस जाता है विमर्श के इस चक्कर में, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। और देखिए, भारत के मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। ये सेकुलर लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भारत का सेकुलर लोग स्वयं नियुक्त प्रतिनिधि हैं उनके। मुसलमानों ने उन्हें नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि घोषित किया है और उनकी बात अगर मानी जाएगी तो इससे मुसलमानों के राजनीतिक हितों का और मुसलमानों की राजनीतिक दावेदारी का बहुत क्षय होगा और लगातार हो रहा है। जो मुस्लिम वोट की प्रभावकारिता समाप्त हुई है, जो मुस्लिम वोटों की एफिकेसी जो जीरो बनी है, इसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। देश की राजनीति के अन्य मुद्दे पर खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने और उसके आसपास जो कांग्रेस की राजनीति है, उससे जुड़े मुद्दों पर हम शायद कल या किसी और दिन विस्तार से बातचीत करेंगे। जी। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारी ये कोशिश होती है कि विभिन्न राजनीतिक मसलों पर आपके सामने ज़्यादा विचारपूर्ण बातों को रखें, जो किसी खास वैचारिक आग्रह से प्रेरित होकर ना हो। तो अभय सर आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल मिलते हैं और देश की राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।